हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 50 है वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेट करता है। बेसिकली बेटा, हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के अंदर अपना केस 1 कर चुके थे और केस 2 हमारा प्रोसेस में था। आज बेटा हम केस 2 का एक लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और इसको करते साथ ही बेटा हमारा केस 2 का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद यस, हमारे पास केस 3 एंड केस 4 भी है, बट हम उन्हें अपनी लेटर ऑन क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो मेरे बच्चे, विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आपको अपनी स्क्रीन में बेटा क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, जो कि इस तरीके से है कि एक्स वाई जेड आपके पास पार्टनर है फर्म के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:1:2। ओके, कह रहे 1 अप्रैल 2016 को यानी 1 अप्रैल 2016 को दिया बैलेंस शीट वॉज, और इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से अवेलेबल है बेटा कि लाइबिलिटी साइड इन्होंने बिल्स पेबल दिया है 12,000, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बेटा आपका। सन्ड्री क्रेडिटर भी दिया है, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये हमने बाहर बोलते हैं ना, थर्ड पार्टीज को ये पेमेंट्स करनी है, तो दैट इज अवर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। जनरल रिजर्व हमें दिया है बेटा 12,000 रुपीज का। आपको पता है बेटा, जनरल रिजर्व इज काइंड ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। टोटल 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है आपके पास पीएनएल, एक होता है जनरल रिजर्व, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है आईएफआर। मेरे बच्चे, हमें इसमें से कौन सा प्रॉफिट दिख रहा है? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 12,000 का। तो अगर ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है लाइबिलिटी साइड, तो ऐसे में हम इस प्रॉफिट को अपने पार्टनर के बीच में ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। फिर कैपिटल हमें एक्स वाई जेड की दे रखी है बेटा 30,000, 20,000, 28,000 एंड टोटल कैपिटल इन्होंने हमें बाहर स्टेटेड करके दे दी 78,000। एसेट साइड इन्होंने फ्री होल्ड प्रीमिसेस दिया है बेटा 40,000, मशीनरी दी है 30,000, फर्नीचर प्रोवाइड करें 12,000, स्टॉक बेटा हमें दिया गया है 22,000 का। बोला है डेटर्स तो वैसे हैं 20,000 के, पर फर्म को पहले से ही अपने डेटर्स पे कुछ बेटा डाउट था, शक था, तो उन्होंने पहले से ही एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन कर रखा था 1,000 रुपीज से। बेटा मैं अपने बार बार लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि प्रोविजन ना लाइबिलिटीज होती है, इसके अंदर फर्म जो प्रॉफिट अपना बोलते हैं ना कि सेव करती है प्रोविजन के अंदर, इसको अपनी मर्जी से कहीं भी यूज नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर द पर्पस जिस पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अगर ये बैड डेट्स के लिए, यानी कल के दिन अगर फर्म को लगता है कि हमारे कुछ डेटर्स बिकम बैड डेट हो सकते हैं, तो उसके लिए अगर ये प्रोविजन मेंटेन किया गया है, तो इसके अंदर जो भी प्रॉफिट फर्म ने सेव किया है उसको बैड डेट अकर होने के टाइम पे ही यूज किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे बच्चे, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। देखा जाए तो हम इसे लायबिलिटी साइड शो कर सकते हैं, बट इसका एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है कि अगर कोई भी बेटा प्रोविजन है जो किसी कंसर्न्ड एसेट से रिलेट करता है, तो हम उसे उस एसेट से लेस कर सकते हैं। इसलिए बेटा यहाँ पर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सन्ड्री डेटर से लेस होता हुआ दिख रहा है, यानी फर्म को पहले से ही डाउट हो रहा है कि कुछ हमारे डेटर्स भविष्य में, फ्यूचर में बैड डेट हो सकते हैं। तो प्रोविजन हमने बना रखा है 1,000 का और नेट डेटर्स हमने शो कर रखा है 19,000 का। इट मींस कि डेटर से मिलने की जो गुंजाइश है पैसों की, यानी जो कलेक्शन हो सकता है डेटरों से फ्यूचर में, वो हो सकता है 19,000 का। अब देखो, डेटरों ने मना नहीं करा, याद रखना, ये बिजनेस का अपना शक है, इसलिए रियल डेटर्स 20,000 ही है। वसूली करने हम 20,000 डेटर्स के पास ही जाएंगे, बट यस, हमें पैसा मिलने की कितने डेटरों से उम्मीद है? 19,000। तो ये हमने यहाँ प्रेजेंटेशन शो कर दी। फिर हमारे पास बेटा कैश बैलेंस है, और कैश बैलेंस हमारे पास पड़ा हुआ है 7,000 रुपीज का। बैलेंस शीट का बोथ साइड इन्होंने टैली करके दिया है 1,30,000। वहीं इन्होंने बेटा एडजस्टमेंट में ये बता दिया कि जेड रिटायर्ड हो रहा है बिजनेस से, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से क्वेश्चन लिया गया है। एंड कह रहे हैं क्योंकि पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर एग्री कर रहे हैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स पे, जैसे ए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस एंड स्टॉक दोनों एप्रिशिएट हो रहे हैं 20% से एंड 15% से। ठीक है, आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय, बाय का मतलब होता है से। तो आपका फ्री होल्ड प्रीमिसेस और आपका स्टॉक 20% एंड 15% से इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, फ्री होल्ड प्रीमिसेस था कितने का पहले? 40,000 का। तो आपको ना इसे 20% से हाइक यानी बढ़ा देना है। वहीं अगर आप देखें स्टॉक, तो स्टॉक आपके पास कितने रुपए का था? 22,000 का। आपको क्या करना है, जो स्टॉक 15%, जो 22,000 का स्टॉक है, उसे 15% से हाइक कर देना है यानी बढ़ा देना है। ठीक है ना, तो अप्रिशिएट कर देना है। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका फ्री होल्ड प्रीमिस और स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है,
तो आपको एज अ बिजनेस कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा, वैल्यू हमारे एसेट्स की इंक्रीज हो रही है, तो ये सब फायदा हो रहा है रिवोल्यूशन करने से, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड ट्रांसफर हो जाएगा। बी पॉइंट में लिखा है कि मशीनरी और फर्नीचर बेटा डेप्रिशिएट हो रहे हैं 10% एंड 7% से रिस्पेक्टिवली। तो अगर देखा जाए बेटा, तो मशीनरी आपकी कितनी थी 30,000, तो आपको अपनी मशीनरी को 10% से डाउन कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो अगर 10% से रिड्यूस करोगे तो ऐसे में आपका नुकसान होगा बेटा, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे में इस नुकसान को कहाँ दिखाओगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवोल्यूशन अकाउंट का जो एक्सपेंस साइड होता है वो कौन सा होता है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में से ट्रांसफर कर देंगे। यही नहीं बेटा, फर्नीचर को भी हमें 7% से रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर कितना है 12,000, बट हमें इसे 7% से रिड्यूस कर देना है। तो ऑब्वियसली बात है, फर्नीचर एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है बेटा, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। वहीं कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज टू 1500। आपको अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज टू का मतलब होता है तक, बाय का मतलब होता है से, कि मतलब इतने से और बढ़ा दो। पर टू का मतलब ये नहीं होता कि इतने से और बढ़ा दो, यहाँ इंक्रीज टू का मतलब है यहां तक कर दीजिए। यानी प्रोविजन आपका 1000 रुपीज का था, बट आपको इसे करना कहाँ तक है? 1500 रुपए तक करना है, यानी 1500 तक करना है। तो सोचो 1000 से अगर आप 1500 तक जाओगे तो आपका अपना प्रोविजन, अपनी लाइबिलिटी कितने से बढ़ानी है? 500 रुपए से बढ़ानी है। और अगर आपका प्रोविजन 500 रुपए से बढ़ेगा, आपकी लाइबिलिटी 500 रुपए से बढ़ेगी, तो आपको नुकसान होगा बेटा। और ये नुकसान कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो बात समझ में आई? द आंसर इज यस। फिर डी पॉइंट में लिखा है कि फर्म की गुडविल कितनी वैल्यूड हो रही है? 21,000 ऑन जेड रिटायरमेंट्स। आगे कुछ नहीं बोला गया। देखो हमने जो प्रायर क्वेश्चन करा था इससे पहले वाला, वहां पर हमने देखा था, याद है? अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये पी क्यू आर वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे फर्म की गुडविल 18,000 दी थी, बट गुडविल का एडजस्टमेंट हम कर रहे थे बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। यानी एक बार गुडविल को रेज करना था, एक बार राइट ऑफ। तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर दिया था इस क्वेश्चन का, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 2 से ही बिलोंग होता है, तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि रेजिंग कैसे करते हैं, राइटिंग ऑफ कैसे करते हैं, बट ये एग्जाम में बहुत कम आता है बेटा। तो फर्म की गुडविल अगर हम एक बार रेज कर रहे हैं, एक बार राइट ऑफ कर रहे हैं, तो ऐसा ट्रीटमेंट बहुत कम पूछा जाता है, बट क्योंकि चांसेस आर देयर, तो हमने लास्ट क्लास में इसे पढ़ा था। पर देखो आज के क्वेश्चन में जो हम करंटली कर रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, यहाँ पे तो फर्म की गुडविल ही दे दी। तो यहाँ पे ना बेटा हम फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट ना रेजिंग और राइटिंग ऑफ से नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपली हम रिटायरिंग पार्टनर ये पहले गुडविल निकालेंगे, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्योंकि जो पार्टनर जब रिटायर्ड हो रहा है ना, वो सेक्रीफाइस करता है, वो अपने शेयर छोड़कर चला जाता है। बदले में वो जो भी उसका हिसाब किताब बनता है, जो भी उसका फायदा नुकसान होता है, वो भी वो लेता है, क्योंकि शेयर छोड़कर जा रहा है। तो उसके कैपिटल में जो भी इनकम्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस हो जाते हैं कैपिटल में। आफ्टर दैट जो क्लोजिंग जो उसकी कैपिटल आती है, जो बैलेंस आता है उसका कैपिटल अकाउंट में, वो उसको पे कर दिया जाता है। पे नहीं करते तो उसको लोन बना देते हैं। क्या आपको समझ में आया? याद आया? हाँ सर याद आया। तो वही बात है मेरे बच्चे की, यहाँ पर हम रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपने शेयर छोड़कर जा रहा है, ठीक है ना। और कौन देता है उसे गुडविल? रिटायरिंग पार्टनर को बेटा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, क्योंकि जो पार्टनर बच जाते हैं, जैसे यहाँ कौन बच रहे हैं बेटा? एक्स और वाई, क्योंकि जेड रिटायर्ड हो रहा है तो एक्स और वाई कंटिन्यू करेंगे आगे भी। तो एक्स और वाई ना अपने गेनिंग रेशो में गुडविल देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो दैट इज नोन एज कि हम यहाँ पर फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, ठीक है। तो ये बात थी। तो यहाँ पर रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ मत लगाना। रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ तभी लगता है बेटा जब क्वेश्चन में बोला गया होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी मैंने वो क्वेश्चन दिखाया भी था आपको। पर यहाँ पे हम फर्म की गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में, ठीक है। ए पॉइंट, द कंटेनिंग पार्टनर हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। अब देखो इन्होंने लिख दिया कि जो कंटेनिंग पार्टनर्स है, कौन? एक्स और वाई, ये अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कहाँ से ले रखा है इन्होंने? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से। और कौन से रेशो में एडजस्ट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ऑब्वियसली बात है, अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो न्यू रेशो में ही करेंगे, क्योंकि अब आगे फर्म में कौन सा रेशो चलेगा? न्यू रेशो चलेगा। कह रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड, और ये सारा काम हम जेड के रिटायरमेंट के बाद करेंगे। यानी जब रिटायरमेंट हो जाएगा जेड का, तो जो कैपिटल आएंगी एक्स और वाई की, तो उस कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है। कह रहे हैं सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी, अगर कोई भी मान लो अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं और कैपिटल सरप्लस या डेफिसिट निकल कर आती है, इफ एनी, यानी किसी कैपिटल ज्यादा निकल कर आती है, किसी की कैपिटल कम निकल कर आती है। जिसकी ज्यादा निकल कर आ रही है ना, मान लो पुरानी कैपिटल ज्यादा है और नई कैपिटल कम है,
तो यानी सरप्लस है। किसी की नई कैपिटल बोलते हैं ना कि पुरानी कैपिटल कम है बट नई कैपिटल उससे ज़्यादा करनी है तो उसकी कैपिटल डेफिसिट में है। तो अगर किसी की कैपिटल सरप्लस या डेफिसिट में है, किसी की कैपिटल कम ज़्यादा आ रही है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे थ्रू करंट अकाउंट। किससे एडजस्ट करेंगे? थ्रू करंट अकाउंट। बट सर अगर ये मान लो पेपर में आया, हमें पता चल गया ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिया गया है, तो हम ये समझेंगे कैसे कि ये केस 1 से पूछा गया है कि केस 2 से? आप ये देखो ना बेटा, यहाँ पे कहीं भी न्यू फर्म की कैपिटल दे रखी है आपको क्वेश्चन में? क्योंकि केस 1 में ना हमें न्यू फर्म की कैपिटल दी हुई होती थी, बस हम उसे नए रेशो में बांटते थे, नई कैपिटल आ जाती थी, नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से कंपेयर करके फिर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया करते थे। क्या यहाँ पे कहीं भी न्यू कैपिटल दी है? द आंसर इज नो। यहाँ कहीं भी न्यू कैपिटल नहीं दी हुई है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं बेटा कि ये केस 2 ही है, और केस 2 में हमें क्या करना है? जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स है लाइक एक्स एंड वाई, यहाँ पर तो रिमेनिंग कंटिन्यूइंग जो आगे रहेंगे वो एक्स और वाई रहेंगे, तो हमें इनकी कौन सी कैपिटल चाहिए? अब एडजस्टेड चाहिए, क्योंकि नई फर्म की कैपिटल तो है नहीं, तो एडजस्टेड कैपिटल को बेस मानेंगे और वहां से हम नई फर्म के कैपिटल निकालेंगे। फिर एज यूजुअल उसे नए रेशो में बांटेंगे, तो नई कैपिटल आएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की, फिर उसे कंपेयर करेंगे ओल्ड यानी एडजस्टेड कैपिटल से, तो देखेंगे कि किसकी कैपिटल सरप्लस और डेफिसिट आ रही है। और इन्होंने ना क्वेश्चन में देखो स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो करनी है करंट अकाउंट से। देखो अगर ये करंट अकाउंट नहीं लिखते ना तो हम कैश से एडजस्ट कर रहे होते, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में कैश है तो हम कैश से एडजस्टमेंट करते कैपिटल का, बट इन्होंने स्पेसिफिकली गाइड कर दिया करंट अकाउंट, तो जो भी एडजस्टमेंट आएगी बेटा उसे करंट अकाउंट से ही करेंगे। यानी यहाँ से ये भी समझ में आता है कि जब कैपिटल एडजस्टमेंट्स होती हैं बेटा, तो वहां पर बेसिकली कैपिटल का जो एडजस्टमेंट किया जाता है वो कैश या बैंक से किया जाता है। बट अगर क्वेश्चन ये बता दे, स्पेसिफिकली लिख दे कि एडजस्टमेंट किससे करना है, कैपिटल का करंट अकाउंट से, तो फिर तब करंट अकाउंट से ही किया जाता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, तो आपको बेटा यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं और ड्रॉ करनी है बैलेंस शीट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट कौन कौन से बनते हैं बेटा? एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, और कैश में चेंजेस आ रहे हैं तो कैश अकाउंट बनता है ना? तो ये 3 ही अकाउंट बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स। और कैश अकाउंट भी आपके ऊपर निर्भर है बनाना चाहते हो कि नहीं। वैसे मेरा तो मानना है कि आप बना दो, इससे आपके ना नॉलेज और कंसेप्ट स्ट्रांग रहते हैं, बट फिर भी आप कैश अकाउंट का जो बैलेंस प्लस माइनस कर रहे हो उसे रफ में भी कर सकते हो और अल्टीमेटली क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो, तो वो आप कर सकते हो अपने एंड पे। बट बेसिकली 3 अकाउंट हमारे यहाँ पे बनते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश है बैंक अकाउंट, ठीक है? तो हमें ये अकाउंट ड्रॉ करने हैं मेरे बच्चे, और फिर हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। बट आपको पता है हम रिवोल्यूशन अकाउंट से पहले अपना वर्किंग नोट ड्रॉ करते हैं। तो जो प्रोसेस होता है बेटा हमारा फुल फ्लैच क्वेश्चन को करने का, वो होता है पहले वर्किंग नोट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो, अगर कैश में चेंजेस आ रहे तो कैश अकाउंट, और लास्ट में बनता है बैलेंस शीट। तो ये प्रोसेस है बेटा हमारा, ठीक है? तो देखो हमने सबसे पहले ना एग्जामिनर को अपने आंसर में वर्किंग नोट ही बनाकर दिखाया है। वर्किंग नोट में ना देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो। देखो गेनिंग रेशियो क्यों चाहिए? वी नो फर्म की गुडविल हमें पता है, और यहाँ पे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ करके तो ट्रीटमेंट नहीं करना कि ओल्ड रेशियो में रेज करो और न्यू रेशियो में राइट ऑफ कर दो, ऐसा कुछ गेम तो है नहीं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्योंकि अगर रेजिंग और राइटिंग ऑफ होता है ना, तो बेटा हमें फिर कोई गुडविल का वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हम डायरेक्ट ही ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कर सकते हैं, है ना? याद है हमने पिछले क्वेश्चन में करा भी था, ये देखो गुडविल को रेस किया ओल्ड रेशो में, एंड फिर उसी गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशो में राइट ऑफ कर दिया। तो इसके लिए कोई वर्किंग नोट की आवश्यकता थोड़ी है। बट यस, अगर आप रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से नहीं करते, और ज्यादातर एग्जाम में यही आता है कि आपको रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से नहीं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो से ही करना होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ना बेटा वर्किंग नोट में अपना गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में गेनिंग पार्टनर्स की ज्यादा मेजोरिटी होती है, तो यहाँ गेनिंग रेशो अप्लाई होता है। आप यहाँ स्मार्ट वर्क लगाइए बेटा। दरअसल यहाँ पर जेड रिटायर्ड हो रहा है, तो जो रेशो बच गया ना एक्स और वाई के बीच में, वही बेटा हमारा न्यू रेशो हो जाएगा और वही हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा। यानी हमारा आने वाला जो न्यू रेशो गेनिंग रेशो है वो है 3:1, ठीक है? बात करें बेटा, अगर क्वेश्चन में मैं न्यू रेशो दे देता, स्पेसिफिकली लिख दे देता आपको,
तो फिर ऐसे में मेरे बच्चे एक्स और वाई का अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन होता तो फिर हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, बट हम यहाँ स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं और ये मान सकते हैं कि जो एक्स और वाई का रेशो बच गया वही न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो है। और ऐसा करने पे हमें कौन बोलते हैं ना गाइड करता है, हमने बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का जब पहला लेक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे न्यू रेशो निकालना सीखा था। न्यू रेशो के केस दो केस हो सकते हैं, केस वन केस टू। तो जहां पर हमने केस वन में देखा था कि अगर हमें ये बताया गया हो कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा लाइक जेड, और कुछ नहीं बताया गया है इसके अलावा कि जेड का शेयर, जेड तो छोड़कर जा रहा है अपना शेयर, बट जेड का शेयर एक्स और वाई कौन से रेशो में ले रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला गया है। सिर्फ ये बोला गया है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:2 है और यहाँ पर हमारा जेड रिटायर्ड हो रहा है। तो हमने एज्यूम किया था केस वन के अकॉर्डिंग कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उनका जो शेयर बच जाता है, उनका जो रेशो बच जाता है वही न्यू रेशो वही गेनिंग रेशो होता है। दैट्स वाई बेटा मैं यहाँ पे गेनिंग रेशो नहीं निकालूंगा, मुझे पता है कि मेरा गेनिंग रेशो ना एक्स और वाई के बीच में 3:1 है और यही मेरा न्यू रेशो भी है। ये हमें केस वन जो न्यू रेशो का होता है वो हमें अलाउ करता है। तो अगर किसी बच्चे को बेटा अगर क्लियर नहीं है कि न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाता है तो प्लीज मेरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 1 जरूर पढ़ना। वहां पर मैंने आपको बताया है कि केस वन केस टू के अकॉर्डिंग हम कैसे न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं। फिर अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो मेरी बात आपको तुरंत समझ में आएगी, बट अगर शॉर्ट में बताओ ना तो सिंपल, जो रेशो बच गया ना एक्स और वाई के बीच में वही रेशो आपका न्यू रेशो और वही रेशो आपका गेनिंग रेशो होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो होता होता दे देते स्पेसिफिकली यहाँ कहीं ABCDEF पॉइंट में कहीं लिख कर दे देते कि भाई एक्स और वाई का नया रेशो ये होने वाला है, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 3:1 आ रहा है। बट अगर क्वेश्चन अपना एक्स और वाई का रेशो अलग दे देता 5:3 या कोई अदर रेशो दे देता न्यू रेशो, तब बेटा मुझे गेनिंग रेशो निकालना पड़ता, तब स्मार्ट वर्क नहीं लगा सकते थे। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगता न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो और फिर प्रॉपर हम सॉल्व करते। बट यहाँ हम स्मार्ट वर्क करेंगे, जो एक्स और वाई के बीच में रेशो बच गया 3:1, इसी को गेनिंग रेशो मानेंगे। फिर बेटा हमने सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है बेटा, देखो हमने ना फर्म की गुडविल से रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी है। तो देखो फर्म की गुडविल क्या कितनी है बताओ, 21,000। तो बेसिकली हमने एग्जामिनर को यहाँ यही बताया कि जेड शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन गेनिंग रेशियो, जो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है उसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स गेनिंग रेशियो में देंगे। तो यहाँ पे हमने पहले फर्म गुडविल निकाल ली 21,000, यहाँ से हमने रिटायरिंग पार्टनर की भी गुडविल निकाल दी, जेड शेयर ऑफ गुडविल। हमने कहा अगर पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 21, तो हमारा जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, जेड। तो जेड का शेयर क्या है बताओ, 2/6। तो हमने 21,000 का 2/6 सॉल्व किया तो इट विल बिकम 7,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। अब ये 7,000 की गुडविल जो जेड को है वो देगा कौन, वो देंगे कौन, फ्रॉम एक्स एंड फ्रॉम वाई। यानी जेड अपनी गुडविल किन किन से लेगा, एक्स और वाई से, ठीक है ना। तो एक्स बोलेगा देख भाई जेड तेरे को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए, 7,000 मैं देने को तैयार हूँ, पर मैं उतने से ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो बताओ एक्स कितने से गेन करा था, 3/4 से। तो अगर हम सॉल्व करेंगे इसे प्रॉपर तो एक्स कितनी गुडविल देगा जेड को, 5,250। वैसे ही वाई बोलेगा देख भाई जेड तेरे को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए, 7,000, बट मैं तेरे को उतना ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। तो बताओ वाई कितने टाइम से गेन कर रहा था, 1/4 टाइम से गेन कर रहा था। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 1,750 एंड आई होप सो कि आप इसे सॉल्व आउट कर कर अपना आंसर निकाल सकते हो, इतना मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। तो x देगा 5,250 और y देगा 1,750। तो बताओ जेड को टोटल गुडविल कितनी मिल जाएगी, 7,000। तो ये वर्किंग नोट हमने बना दिया। ये वर्किंग नोट बेटा हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में नहीं बनाया था, क्योंकि वहां पे हम फर्म गुडविल का ट्रीटमेंट रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में कर रहे थे। ओल्ड रेशो में गुडविल को रेज कर रहे थे और न्यू रेशो में गुडविल को राइट ऑफ कर रहे थे। तो ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में हो जाता है। तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में ना हमें ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं होती कि गेनिंग रेशो क्या है, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल क्या है, फिर गेनिंग पार्टनर कितने कितनी गुडविल देंगे, तो वो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ में नीड नहीं होती उसकी। बट यहाँ पर तो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ है नहीं, तो यहाँ पर हमारा फर्म गुडविल का प्रॉपर वर्किंग नोट बना। बोलो आपको बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद हम बेटा अपना थर्ड वर्किंग नोट में निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बट यहाँ पर तो बेटा न्यू कैपिटल तो दी नहीं है फर्म की हमें ऑलरेडी, आप क्वेश्चन देख लीजिए, हमें कहीं भी न्यू कैपिटल नहीं दे रखी है बेटा फर्म की। तो हम यहाँ पर ना एडजस्टेड कैपिटल ले लेंगे किसकी, एक्स एंड वाई की।
जो भी हमारे कॉन्टेनिंग पार्टनर्स है, कौन है, एक्स एंड वाई, जो आगे भी रहेंगे, हमने इनकी एडजस्टेड कैपिटल लेनी है और इनकी एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करते साथ ही हमारे पूरे फर्म की बेटा नई कैपिटल निकल कर आ जाएगी। क्या आपको बात समझ में आती है? पर प्रॉब्लम यह है कि अभी ना हमें एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल नहीं पता। सर जो बैलेंस शीट में दी गई है वो तो बेटा पुरानी कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल है, हमें तो नई कैपिटल ढूंढनी है ना। दैट्स वाई हमें यहाँ पर एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए होगी, जो कि अभी पता नहीं, तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिए बेटा। और हमें आगे पता है कि अगर हमने न्यू फर्म की कैपिटल निकाल दी तो इसी न्यू फर्म की कैपिटल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे न्यू रेशो में। किसके बीच में? एक्स और वाई के बीच में, क्योंकि अभी हमें न्यू कैपिटल पता नहीं है तो हमने डैश डैश करके छोड़ दिया। बट हमें न्यू रेशो पता है, यहाँ पे हमारा न्यू रेशो क्या है, जो एक्स और वाई का रेशो बच गया वही न्यू वही गेन है, तो हमारा न्यू रेशो भी 3:1 ही है। तो 3/4 1/4 में हम अपनी कैपिटल को बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नई कैपिटल को कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में, तो ऑटोमेटिक एक्स और वाई के बीच में एक नई कैपिटल आ जाएगी। बट वो अभी हमें पता ही नहीं, क्योंकि अभी हमें नई फर्म की ही कैपिटल नहीं पता, तो अभी हम एक्स और वाई के इंडिविजुअल कैपिटल्स कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे अभी हमने सारा फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया, बस हमें इंतजार है किसका? एडजस्टेड कैपिटल का, जो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाते साथ ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलो। उसके बाद बेटा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ किया सेकंड पॉइंट में। देखो पहले पॉइंट में हमने वर्किंग नोट्स बनाए, सेकंड पॉइंट में अब हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं मेरे बच्चे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते वक्त हमने अपनी एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है। तो मुझे बताओ पहली एडजस्टमेंट किसकी थी? फ्री होल्ड प्रेमिसेस एंड स्टॉक की। दोनों एप्रिशिएट हो रहे हैं 20% एंड 15% से। तो मुझे बताइए फ्री होल्ड कितना था आपके पास? 40,000। आपको 40,000 का 20% निकालना है। अगर आप 40,000 का 20% निकालते हो बेटा, तो कितना आएगा बताओ? ये आएगा 8,000, है ना। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 4,000 इंटू 2 करोगे तो 8,000 आएगा। यानी आपका जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है ना, वो कितने से बढ़ रहा है? 8,000 से। देखो मैंने फ्री होल्ड प्रेमिसेस को 8,000 से क्या दिखाया है? फायदा दिखाया है, क्योंकि आपका एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक कितने से बढ़ रहे हैं? 15%। तो मेरे बच्चे स्टॉक की वैल्यू थी कितनी? 22,000, और आपको ना इसे 15% से बाय यानी बढ़ाना है 15% से। तो देखो हमने स्टॉक को बढ़ाया, 22,000 का 15% निकाला। तो अगर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हम कर दें और 220 की मल्टीप्लाई 15 से करें तो ये आता है 3,300। यानी हमें स्टॉक के बढ़ने से कितने रुपए का फायदा हुआ? 3,300 रुपए का, यानी 3,300 रुपीज का फायदा हुआ। उसके बाद इन्होंने बोला मशीनरी एंड फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहे हैं 10% एंड 7% से। तो मशीनरी कितने रुपए की है बेटा हमारे पास? 30,000 की। तो आपको 30,000 का 10% फाइंड आउट करना है। और क्योंकि आपकी मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, तो आपको नुकसान हो रहा है बेटा, इसलिए ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा। तो हमने लिखा टू मशीनरी अकाउंट, 30,000 का हमारा मशीनरी है, बट हमें इसे 10% से डाउन करना है। 10% से बोला था ना, 10% से डाउन करना है, 10% से डेप्रिशिएट करना है मशीनरी को, तो कर रहे हैं। तो कितना आएगा? 3,000। और मशीनरी रिड्यूस होगी तो आपको नुकसान ही होगा बेटा, एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, तो ये डेबिट साइड में आ गया। इतना सबको पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशन का डेबिट साइड एक्सपेंस का है बेटा और क्रेडिट साइड इनकम का। आई होप सो कि ये आपको पता होगा और इसको आप बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ठीक है। तो मशीनरी घटी तो आपका नुकसान हुआ, तो डेबिट साइड में आया। फिर आपका फर्नीचर भी बेटा डेप्रिशिएट हो रहा है, कितने परसेंट से? 7% से। तो फर्नीचर कितना है? 12,000। 12,000 का आपको 7% लगाना है और अपना फर्नीचर डाउन करना है। फर्नीचर एसेट है, एसेट डाउन होगा तो नुकसान होगा। 12,000 का अगर 7% निकालते हो तो ये कितना आएगा? 840। कितना आएगा? 840। तो आपका फर्नीचर डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया, तो ये एक्सपेंस हो गया, इसलिए डेबिट साइड आया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको कहां तक करना है? इंक्रीज टू कहां तक कर देना है? 1,500 तक। तो आपने कहा कि आपके पास पहले से प्रोविजन 1,000 है, तो आपको बढ़ा के ये कहां तक कर देना है? 1,500। तो अगर मुझे 1,000 के प्रोविजन को 1,500 तक कर देना है, तो इट मीन्स कि मुझे 500 रुपए से प्रोविजन को और इंक्रीज करना है। तो मेरे बच्चे अगर हम प्रोविजन को 500 रुपए से और इंक्रीज करेंगे तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है बेटा प्रोविजन, और अगर आप प्रोविजन को और बढ़ाओगे 500 रुपए से तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। लाइबिलिटी के बढ़ने से बेटा होता है नुकसान, तो ये रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा 500। उसके बाद बेटा बात करें अगर डी पॉइंट की, तो फर्म की गुडविल है, इसका ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग में हमने रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल ली। ये भी देख लिया कि जो कॉन्टेनिंग पार्टनर्स हैं जो गेन करेंगे आगे एक्स और वाई, वो कितनी कितनी गुडविल देंगे जेड पार्टनर्स को, वो हम सब निकाल चुके हैं। इसका रिलेशन रिवोल्यूशन से नहीं है। ई पॉइंट बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से बिलोंग करता है, तो इसका भी लेना देना
रिवोल्यूशन अकाउंट से नहीं है। अब बेटा आप कंपेयर करेंगे कि रिवोल्यूशन की इनकम साइड हायर साइड पे है कि एक्सपेंस साइड हायर साइड पे है। तो ना देख के पता चल रहा है ना बेटा कि रिवोल्यूशन का ना जो इनकम साइड है वो हायर साइड पे है। इनकम साइड का टोटल है 11,300, ठीक है, ये आपका टोटल है क्रेडिट साइड का। और अगर हम डेबिट साइड का टोटल करें ना तो बैलेंसेस का जो ये एक्सपेंसेस है तो ये आएगा 3,000 प्लस 814 प्लस 500। तो पता है डेबिट साइड एक्सपेंस साइड का टोटल आ रहा है 4,340। तो बताइए 11,300 क्रेडिट साइड का आ रहा है इनकम साइड का टोटल, और एक्सपेंस साइड का टोटल कितना आ रहा है 4,340। तो बताओ कौन सी साइड बड़ी है सर, इनकम साइड बड़ी है एक्सपेंस साइड छोटी है। तो बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट साइड में ही बचेगा, क्योंकि डेबिट साइड लोअर साइड पे है तो डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा। पर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, प्रॉफिट को, क्योंकि इनकम साइड हायर साइड पे है, ठीक है। तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो आपका हो गया प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना आएगा बेटा, 11,300 में से आप माइनस कर दोगे 4,340, तो आपका जो प्रॉफिट आएगा बेटा वो आएगा 6,960, जिसको हम अपने ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशो में क्यों पता है, क्योंकि ये जितने भी आइटम्स आपने रिवैल्यू करे ना एसेट्स और लायबिलिटी, ये सारी पुरानी बैलेंस शीट से लिए गए हैं। तो पुराने एसेट्स और लायबिलिटी ही तो रिवैल्यू कर रहे हो, तो इसलिए इसको पुराने रेशो यानी ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा बिटवीन एक्स वाई जेड। तो बताइए ओल्ड रेशो क्या था, 3:1:2 यानी 3/6, 1/6 एंड 2/6। बाकी आप सॉल्व करते हो इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा एक्स का जो फाइनली जो बैलेंस आएगा वो आएगा 3,480, वाई का आएगा 1,160 एंड जेड का आएगा 2,320। ये प्रॉफिट्स आ गए बेटा एक्स वाई जेड के। टोटल करके हमने बाहर लिख दिया कि टोटल प्रॉफिट कितना है 6,960। बोथ साइड इक्वल करेंगे बेटा, क्योंकि रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा था 11,300, तो डेबिट साइड का टोटल भी 11,300 आ गया। आई थिंक सो कि इतना तो सभी को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बेटा हम जाएंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी, और टोटल यहाँ पर कितने आइटम्स आते हैं, 6 आइटम्स आते हैं। 6 आइटम्स को प्लेस करते साथ ही आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। आपकी लायबिलिटी जितनी बढ़ती है बेटा उतना क्रेडिट होता है, जितनी लायबिलिटीज आपकी घटती हैं उतना डेबिट होता है, क्योंकि जो भी ओनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिजनेस के लिए वो एक तरीके से इंटरनल लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट टू ईच अदर। तो बिजनेस हमेशा बिजनेसमैन के पैसे को यानी कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट करता है। इसलिए आप पार्टनर्स के अकाउंट में जितना फेवरेबल चीजें डालोगे ना उतना पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, बट बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी। आप पार्टनर को जितना अनफेवरेबल चीजें यानी लॉसेस वगैरह दोगे तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल डाउन होगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये माइनस साइड यानी डेबिट साइड में आएगा। बोलो क्या आपको इतनी बात समझ में आई। तो टोटल 6 आइटम्स आर देयर। फॉर्मेट सबको पता है, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 6 आइटम्स आते हैं। पहला आइटम यहाँ पे क्या आता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिलेगा बेटा। हमने यहाँ से ओपनिंग बैलेंस कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को बेटा हम ब्रॉट डाउन बैलेंस कहते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 30, 20 एंड 28 हमने यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। इसके बाद मेरे बच्चे सेकंड पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। बेटा अभी अभी हमने ना रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या कमाया है, रिवोल्यूशन अकाउंट से हमने कमाया है अभी प्रॉफिट। तो हमने देखो एक्स वाई जेड के बीच में प्रॉफिट बांटा था 3,480, 1,160 एंड 2,320। यहाँ से बेटा हम प्रॉफिट को कॉपी करेंगे। यहाँ डेबिट हुआ है बट पार्टनर के अकाउंट में जब जाएगा तो वहाँ क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है। तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, एक्स वाई जेड को देखो हमने यहाँ प्रॉफिट दे डाला, कुछ नहीं, कॉपी एंड पेस्ट करना है बेटा। इसके बाद मेरे बच्चे थर्ड पॉइंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ रेजिंग और राइटिंग ऑफ का सिस्टम नहीं है जो मैं यहाँ लिखूँ बाई गुडविल और ओल्ड रेशो में राइट बोलते ना रेज कर दूं, फिर टू गुडविल करके ही सेम फर्म के गुडविल को राइट ऑफ कर दूं न्यू रेशो में, ऐसा तो है नहीं सिस्टम बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे ना हम सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। तो मुझे बताइए कौन किसको गुडविल दे रहा है, एक्स और वाई गुडविल दे रहे हैं जेड को। तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाईज कैपिटल अकाउंट करके हमने जेड को गुडविल दे दी 5,250 एंड 1,750। सेम बेटा ये कैलकुलेशन ना आप अपने वर्किंग नोट में कर चुके हो। यहाँ पे आपने बता दिया एग्जामिनर को कि जेड को टोटल गुडविल 7,000 मिलनी चाहिए,
पर एक्स और वाई जो आगे भी कंटिन्यू करेंगे एज अ पार्टनर, जो गेन करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि जेड का शेयर अब कौन ले लेंगे, एक्स और वाई, क्योंकि वो आगे भी रहेंगे तो एक्स और वाई गेन करेंगे, तो एक्स और वाई का गेनिंग रेशो हमने यहाँ क्या देखा था, 3:1। तो हमने 3:1 में निकाला था ना, 3/4 1/4 में 7,000 को डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो पता चला था एक्स और वाई कितनी कितनी गुडविल देंगे, 5,250 एक्स देंगे, एक्स पार्टनर देंगे जेड को, और वाई पार्टनर जो है वो देंगे 1,750। तो बस यहाँ पर हमने इसी चीज का तो ट्रीटमेंट किया बेटा कि एक्स पार्टनर और वाई पार्टनर बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, क्योंकि एक्स और वाई पर्सनली गुडविल दे रहे हैं जेड को, तो बाय एक्स और वाई करके हमने जेड की कैपिटल बढ़ा दी 5,250 1,750। पर पॉइंट टू बी नोटेड, अगर एक्स और वाई गुडविल दे रहे हैं किसको, जेड को, तो जेड ले भी तो रहे हैं एक्स और वाई से। अगर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं तो आप मुझसे 100 रुपए ले भी तो रहे हो ना, तो इसका ये ध्यान रखना, यहाँ पर कंसेप्ट होता है गुडविल का। जब आप सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में करते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने गेनिंग पार्टनर से लिया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दिया, बट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने गेनिंग पार्टनर से लिया भी तो है, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट और एक्स और वाई की कैपिटल हमने 5,250 एंड 1,750 से लेस कर दी। और मेरे बच्चे, मैं ना इसको देखो शेडेड रीजन यानी हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, लुकआउट बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट में जाए ना बेटा, तो बैलेंस शीट में हमारे पास 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। हमें सिर्फ एक ही प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये प्रॉफिट जो हमारे पास है जनरल रिजर्व है, फ्री प्रॉफिट है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, बस बेटा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो याद रखना पीएनएल अकाउंट और जनरल रिजर्व, ये दो हमारे पास ना फ्री प्रॉफिट्स होते हैं, पर जो दो रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड आईएफआर, वो फ्री नहीं होते बेटा, उनमें ना क्लेम आता है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में क्लेम आने के चांसेस रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, आईएफआर में, इन्वेस्टमेंट में लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कोई क्लेम या कोई लॉस हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या आईएफआर में, तो उतना क्लेम लॉस लेस करने के बाद अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और आईएफआर में कुछ बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर के बीच में बांटा जाता है। पर बेटा ये आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व थोड़ी है, तो जनरल रिजर्व है, तो फ्री प्रॉफिट है, ये डायरेक्ट पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा बेटा 12,000 का प्रॉफिट। कौन से रेशियो में, 3:1:2, यानी 3/6, 1/6 एंड 2/6 में। अगर आप इसे बांटेंगे बेटा तो ये आएगा आपके पास बाय जनरल रिजर्व करके, एक्स को मिल जाएगा 6,000, वाई को मिल जाएगा 2,000 एंड जेड को मिल जाएगा 4,000। इतना मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 12,000 को 3/6, 1/6, 2/6 में बांटेंगे, तो 3/6 में बांटोगे तो 6 2 जा 12, तो 2,000 टाइम्स हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये देखो आ गया। फिर आप 12,000 को दूसरे का, वाई का कितना शेयर था, वाई का 1 है ना, तो 1/6 बोलेंगे हम इसको, 12,000 इंटू 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3,000, क्योंकि सॉरी 2,000, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, तो 2,000 बच गया, 2,000 इंटू 1 2,000 होता है। ऐसे ही आप जेड का भी निकालोगे तो वही आएगा 6,000, 2,000 एंड 4,000। कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे, इतना तो आप सब कर ही सकते हैं बेटा, इतनी उम्मीद मैं आपसे लगा सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा और कोई प्रॉफिट तो है नहीं, बट आपके पास एसेट साइड 4 टाइप के लॉस हो सकते हैं। उसमें से पहला नाम होता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस, दूसरा होता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, तीसरा होता है डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, चौथा होता है परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है। बट यस, कुछ भी आपको 4 टाइप के लॉसेस जिनको आप राइट ऑफ करते हैं, ऐसे कोई आइटम्स यहाँ पर दिए नहीं है, तो हम कोई लॉस जो 4 टाइप्स के होते हैं वो बांटेंगे नहीं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा हो गया लुकआउट बैलेंस शीट, हमने प्रॉफिट लॉस देख लिया कि बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, और हमें एक प्रॉफिट नजर आया लाइबिलिटी साइड, वो हमने यहाँ पर बांट दिया, बस कोई लॉस नहीं है तो वो बांटा नहीं हमने पार्टनर्स को, ठीक है। चलो बात खत्म। फिफ्थ में हम देखते हैं कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा, तो फिफ्थ पॉइंट में बेटा हमने एडजस्टमेंट में देखा, सारी एडजस्टमेंट्स हमने पढ़ी, हमें कहीं भी ये बात नजर नहीं आई कि कोई पार्टनर एसेट लेकर जा रहा। तो अगर लेकर जाता, मैं बेटा बार बार बताता हूँ, अगर कोई पार्टनर एसेट लेकर चले जाता तो 2 करके उस एसेट का नाम लिखते और उस पार्टनर का अकाउंट हम रिड्यूस कर देते, बट यहाँ पर कोई भी पार्टनर एसेट लेकर नहीं जा रहा है, तो हमारा सिक्स्थ पॉइंट भी यहाँ पर, सॉरी फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है वो भी यहाँ पर स्किप हो जाएगा, है ही नहीं क्योंकि, तो क्या लिखेंगे, है ना। अब जो सिक्स्थ पॉइंट होता है वो होता है रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालना।
तो यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है मुझे बताओ, यहाँ रिटायर हो रहा है जेड। तो अब आपको कुछ नहीं करना, तो जेड के जितने भी बैलेंस आपने क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल है, लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी का जो बेसिक पॉजिटिव नेचर होता है वो क्रेडिट नेचर होता है, तो इसलिए क्रेडिट ही साइड बड़ी होगी। तो अगर आप क्रेडिट साइड प्लस करोगे ना बेटा जेड की, तो ये आएगा 41,320, और जो क्रेडिट का टोटल होगा ना वही यहाँ पर डेबिट का टोटल होगा 41,320। और क्योंकि देखो जेड का कुछ भी डेबिट साइड में हमने आइटम लेस नहीं किया, तो इसलिए मेरे बच्चे जितना भी बैलेंस आ रहा है, कितना आ रहा है जेड का बैलेंस 41,320, क्योंकि लेस कराने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए 41,320 ही बैलेंस आएगा जेड का। तो डेबिट में जो बैलेंस बचेगा 41,320 बचेगा। और क्योंकि क्वेश्चन में बेटा ना पेमेंट के लिए कहीं नहीं बोला हुआ, कहीं भी पेमेंट के लिए नहीं बोला हुआ कि पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए कहीं नहीं बोला हुआ कि जेड को पेमेंट करना है, इसलिए मेरे बच्चे जेड का जितना बैलेंस आएगा वो लोन बन जाएगा। तो टू जेड्स लोन अकाउंट एंड दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद बेटा हम एक्स और वाई का बैलेंस निकालेंगे। तो एक्स और वाई का भी बेटा क्रेडिट ही साइड बड़ा है होगा, क्योंकि इनका भी तो कैपिटल अकाउंट ही है ये, तो क्रेडिट साइड बड़ा होगा। तो एक्स का टोटल आ रहा है बेटा क्रेडिट साइड का 39,480, वाई का आ रहा है 23,160, आप ऐड कर दीजिए यही आएगा, ठीक है। और जो क्रेडिट का टोटल है वही डेबिट का टोटल हो जाएगा। पर इनके डेबिट के टोटल से ना डेबिट बैलेंसेस क्या कर देना लेस, आफ्टर दैट बेटा जो बैलेंस बचेगा ना वो बैलेंस आएगा इनका कैरिड डाउन बैलेंस, यानी क्लोजिंग कैपिटल। बट क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस हैं, तो यहाँ पर बेटा हम इस कैपिटल को जो इनका बैलेंस निकलेगा एक्स और वाई का, इसको लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग कैपिटल, बट इसका नाम क्या रखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। और आपको पता है ना हमें एक्स और वाई की एडजस्टेड कैपिटल ही चाहिए थी, तो देखो हमें ना दोनों के एडजस्टेड कैपिटल पता चल गई। अब जैसे ही हमने प्लस माइनस करके है ना, देखो एक्स और वाई का क्रेडिट साइड प्लस किया, डेबिट साइड माइनस किया, तो ये बैलेंस बच गया एक्स और वाई का। तो दैट इज नोन एज एडजस्टेड कैपिटल। इस कैपिटल में सारे आइटम्स आप ऐड और लेस कर चुके हो, तो ये एडजस्टेड कैपिटल है। इसी एडजस्टेड कैपिटल को बेटा कॉपी करेंगे और अपने वर्किंग नोट में यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये पेस्ट कर दिया और ये आ गया 34,230, और y का कितना आया था 21,410, है ना। तो देखो हमने यहाँ से कॉपी किया और अपने वर्किंग नोट में यहाँ पर पेस्ट कर दिया, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल ले ली। और दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को जैसे ही टोटल करेंगे बेटा, ठीक है, जैसे ही टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55,640। तो ये आगे देखो दोनों की एडजस्टेड कैपिटल ऐड करी, तो दोनों की टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गई 55,640। दोनों की नई फर्म की कैपिटल आ गई, दोनों पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल ऐड करी, नई फर्म की कैपिटल आ गई 55,640। जैसे ही आपको नए फर्म की कैपिटल पता चली बेटा, तो आप इसे क्या करेंगे एक्स और वाई के बीच में बांट देंगे। तो देखो हमने 55,650 640 55,640 को नए रेशो में बांट दिया, और नया रेशो हमें पता था, नया रेशो हमारे जो एक्स और वाई के बीच में है वो है 3:1। जो बच गया उसी को हम न्यू रेशो मान रहे हैं, उसी को हम गेनिंग रेशो मान रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी न्यू रेशो स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर हमारा न्यू रेशो भी 3:1 ही मान लिया जाएगा। तो 55,640 को अगर हम 3/4 1/4 में अगर बांटें, तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो एक्स और वाई की जो कैपिटल निकल कर आती है नई कैपिटल, वो आती है 41,730, और वाई की आती है 13,910। तो ये न्यू कैपिटल आ गई। तो बस अब हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, और ये जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल आई है बेटा, अब हम इसे आगे लेटर ऑन ट्रांसफर करेंगे एज अ ओपनिंग कैपिटल। अब ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग बन जाएगी, यानी ओल्ड कैपिटल बन जाएगी। तो हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही जो हमारी एडजस्टेड कैपिटल थी पहले क्लोजिंग, अब ये ओपनिंग बनेगी 34,230 एंड 21,410। पर बेटा जो हमारी नई कैपिटल आई ना, नई कैपिटल जो एक्स और वाई की आई, वो हमारी बनेगी कैरी डाउन बैलेंस। उसको हम एक्चुअली में अपनी क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे, क्योंकि वो हमारी नई फर्म की कैपिटल है, न्यू कैपिटल है। तो वो जो एक्स और वाई की नई कैपिटल आई है उसी को हम अपनी क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल को नहीं बोलेंगे नई कैपिटल, और सॉरी क्लोजिंग कैपिटल, हम अपनी न्यू कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। तो हमने अपनी एडजस्टेड कैपिटल को ब्रॉट डाउन बनाया, ओपनिंग बनाया, और इसकी जगह पे हमने अपनी नई कैपिटल जो निकाली एक्स और वाई की, उसी को ही हमने क्या बोला क्लोजिंग बैलेंस, यानी टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये नई कैपिटल हम ऑलरेडी बेटा निकाल चुके थे, ठीक है।
41,730 एंड 30,910। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर बेटा पेस्ट कर दिया। बोलो बात समझ में आई? अब आपको करना कुछ नहीं है, नई कैपिटल को पुरानी कैपिटल से बस कंपेयर करो, चेकआउट करो कि कौन सी कैपिटल ज्यादा है कौन सी कैपिटल कम है। तो देखो एक्स की ना पुरानी कैपिटल थी 34,230, पर उसे नई कैपिटल कितनी करनी है 41,730। तो साफ देखकर पता चल रहा है बेटा कि एक्स की कैपिटल पहले पुरानी कम थी, पर नई फर्म में एक्स को अपनी कैपिटल करनी है ज्यादा, ज्यादा करनी है। यानी एक्स की कैपिटल फर्म के अंदर डेफिशिएंसी में, डेफिसिट में कम है। तो इसका मतलब है एक्स ना अपने घर से पैसा लेकर आएगा, पैसा लेकर आएगा। पर क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा बाय एक्स करंट अकाउंट, बाय एक्स करंट अकाउंट। और यहाँ पर हम एक्स की कैपिटल बढ़ा देंगे 7,500 से। करना कुछ नहीं है, 41,730 में से लेस कर देना है 34,230 को। तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक्स अपने घर से और कितना कैपिटल का पैसा लेकर आएगा। ठीक है, क्योंकि कैश में एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, करंट लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, तो हमने लिख दिया कि एक्स अपना जो ये कैपिटल एडजस्ट कर रहा है, ये जो कैपिटल लेकर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ लेकर आ रहा है एक्स करंट अकाउंट। तो इससे पता है क्या होगा, जो एक्स का करंट अकाउंट होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स की कैपिटल बढ़ाई। देखो एक्स की कैपिटल बढ़ी है पर वो कैश लेकर नहीं आ रहा है एक्स, यहाँ पे कैश थोड़ी लिखा हमने, बाय कैश कुछ थोड़ी लिखा। तो इसका मतलब है एक्स बोल रहा है मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेना। अब करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे तो करंट अकाउंट एक्स का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और एक्स का करंट अकाउंट अगर अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा ना, तो इट मींस कि फर्म को फ्यूचर में एक्स से पैसे लेने हैं, लेने हैं किस नाम से, करंट अकाउंट के नाम से। तो यही करंट अकाउंट जो एक्स का है ना, ये बिजनेस के लिए एसेट बनेगा। ठीक है, तुम देख रहे हो ना एक्स का कैपिटल बढ़ गया पर एक्स पैसा लेकर नहीं आया, बाय कैश करके नहीं हमने एक्स की कैपिटल बढ़ाई, पर एक्स के करंट अकाउंट के थ्रू कैपिटल बढ़ाई। तो एक्स क्या बोल रहा है, मैं कैश तो लेकर नहीं आ रहा पर मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दो। इट मींस कि करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा एक्स का, और फ्यूचर में एक्स अपने करंट अकाउंट के थ्रू पे करेगा फर्म को। तो एक्स का करंट अकाउंट बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा, एसेट। फर्म को पता है कि हमें एक्स के करंट अकाउंट से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, रिसीव होंगे। दैट्स वाई मेरे बच्चे ये एक्स करंट अकाउंट एसेट साइड भी शो किया जाएगा। बट यस, हमारी एक्स की कैपिटल एडजस्ट होगी, एक्स की कैपिटल बढ़ गई 7,500 रुपए से विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, और यही करंट अकाउंट बिजनेस के लिए क्या बन गया, एसेट। वहीं अगर हम बात करें वाई की, तो वाई की देखो पुरानी कैपिटल, ओल्ड कैपिटल कितनी थी एडजस्टेड 21,410, बट उसे नई कैपिटल कितनी करनी है 13,910। यानी अगर आप देखें तो वाई की कैपिटल पुरानी ज्यादा थी और नई कैपिटल उसे क्या करनी है, कम करनी है। तो इट मींस कि यहाँ पर हमारा जो वाई पार्टनर है वो अपनी कैपिटल का कुछ पैसा लेकर चला जाएगा, पर यहाँ पर वाई पैसा लेकर नहीं जा रहा है, करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वाई बोल रहा है मेरे करंट अकाउंट में एडजस्ट कर देना, यानी मेरे करंट अकाउंट में डाल देना। तो यहाँ पर ना देखो y की कैपिटल कम तो हुई पर y को ना पैसा नहीं दिया गया। तो ये जो जितना भी पैसा है ना, y जो कैपिटल अपना रिड्यूस कर रहा है, ये जो पैसा हमें y को देना चाहिए था, तो हमने y को कैश तो दिया नहीं, तो कैश करके y तो पैसा लेकर गया नहीं। तो इतना ये जो 7,500 का जो कैपिटल रिड्यूस किया जा रहा है, और ये जो पैसा है 7,500, ये क्या करा जाएगा, वाई के करंट अकाउंट में बढ़ा दिया जाएगा, वाई को दे दिया जाएगा पर कैश में नहीं दिया जा रहा, उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। तो इट मींस कि कल के दिन हमें वाई को करंट अकाउंट के नाम से ज्यादा पैसे देने होंगे, तो ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। तो इसलिए बेटा जब करंट अकाउंट से एडजस्ट होता है ना, तो आपको ये करंट अकाउंट ना अपने फिर बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी साइड भी दिखाने होते हैं। ठीक है, देखो एक्स को लाना था पैसा पर वो लाया नहीं, तो उसने कहा मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, इससे एक्स का करंट अकाउंट नेगेटिव होगा। फ्यूचर में एक्स अपने करंट अकाउंट के थ्रू पैसा पे करेगा किसको, फर्म को, तो ये फर्म के लिए एसेट है। और वहीं वाई को बेटा अभी पैसा लेकर चला जाना चाहिए था बट लेकर गया नहीं, क्योंकि करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। तो वाई का करंट अकाउंट बढ़ जाएगा इससे, और इसकी वजह से बिजनेस को मेरे बच्चे फ्यूचर में ज्यादा पैसे देने होंगे वाई को करंट अकाउंट के, तो ये फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। तो इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एक्स करंट अकाउंट तो एसेट साइड आएगा बट वाई करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड आएगा। ओके, चलो, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, और ये हमने बेटा एडजस्टमेंट भी करके दिखा दिया। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट्स होंगे तो बेटा आप अपने डाउट्स बोलते ना इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एज फास्ट पॉसिबल मैं आपकी क्वायरी का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, लास्ट में बेटा हमने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स।
लायबिलिटी साइड में बेटा हमने सबसे पहले कैपिटल अकाउंट को शो किया। हमारी कैपिटल कौन सी आएगी बताओ, एडजस्टेड की न्यू? न्यू कैपिटल आएगी। और सोचो ना, अगर एडजस्टेड ही लिखनी थी बैलेंस शीट में तो फिर ये सब आपने फालतू का काम क्यों करा? क्या ये फालतू का काम था? नहीं, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस था। तो यहाँ पर ना बेटा जो नई बैलेंस शीट में कैपिटल जाती है ना, वो न्यू कैपिटल जाती है। तो न्यू कैपिटल आपने बेटा वैसे ही वर्किंग नोट में भी निकाल रखी थी, 41,713 एंड 13,910। सेम उसको अपना बेटा अकाउंट में भी पेस्ट किया था। तो ये जो नई कैपिटल है ना, ये आपके बैलेंस शीट में शो होगी। तो हमने एक्स और वाई की न्यू कैपिटल राइट डाउन करी, 41,730, 13,910 एंड टोटल करके हमने बाहर लिख दिया 55,640। फिर उसके बाद बेटा हमें पता है कि जो जेड पार्टनर है ना, जो रिटायर्ड हो रहा है, उसका हमने एक भी सिंगल पेमेंट नहीं करी, तो उसका जितना भी बैलेंस है वो लोन बन गया और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आ गया, जेट्स लोन अकाउंट करके 41,320। उसके बाद बेटा हमने पुरानी बैलेंस शीट देखी, और लायबिलिटीज के लिए हमें पुरानी बैलेंस शीट देखनी होगी। पुरानी बैलेंस शीट में बेटा हमारे पास लायबिलिटी से बिल पेबल सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे तो ये लायबिलिटी सेम यहाँ पर नई बैलेंस शीट में भी एज इट इज आ जाएगी। और इसके बाद बेटा आपको पता है कि जब हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल किया था तो वाई का जो करंट बैलेंस था, वाई का जो करंट अकाउंट था, वो हमने फ्यूचर में पे करना है, फर्म को पे करना है बेटा वाई को, क्योंकि वाई की कैपिटल रिड्यूस हुई बट वाई को कोई पैसा नहीं दिया गया, तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है तो उसका करंट अकाउंट बढ़ जाएगा। ऐसा में बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी, तो वाइस करंट अकाउंट हमने लायबिलिटी साइड दिखा दिया 7,500 से, जितने से कैपिटल एडजस्ट हुई। वहीं फिर बेटा अगर हम एसेट साइड आए तो एसेट साइड में देखो हम कोशिश करते हैं कि पहले फिक्स एसेट लिखें, और इन्होंने भी हमें पहले फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट दिए हैं, फिर हम लिखते हैं बेटा करंट एसेट। ठीक है, तो अच्छी बात है कि क्वेश्चन ने भी पहले फिक्स एसेट और करंट एसेट ही दिए। तो सबसे पहले हम फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिखेंगे, बट याद रखना फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपकी 20% से इंक्रीज हो रही है बेटा। तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रीमिसेस लिखूंगा 40,000, तो इसको बढ़ा दूंगा, प्लस कर दूंगा, किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन करा उसकी वजह से। तो रीजन क्या था यहाँ पे? कई बच्चे एप्रिसिएशन लिखते हैं, वो भी ठीक है, मुझे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है बेटा, बट मेन कारण तो रिवैल्यूएशन था ना, एंट्री पास भी तो रिवैल्यूएशन से ही होती है, इसलिए फ्री होल्ड प्रीमिसेस को हम बढ़ा देंगे विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो मेरे बच्चे 8,000 से प्रीमिसेस बढ़ गया, तो टोटल प्रीमिसेस कितना हो चुका है फ्री होल्ड प्रीमिसेस? 48,000। बोलो क्लियर हो चुका है? द आंसर इज यस। ठीक है, ये सब काम ना आपने रिवोल्यूशन अकाउंट में भी करें। देखो फ्री होल्ड प्रीमिसेस आपने बढ़ाया था, स्टॉक आपने बढ़ाया था, मशीनरी फर्नीचर आपने घटा दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप बढ़ा रहे थे तो आपको नुकसान हो रहा था क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही थी। तो ये सब यहाँ करा हुआ है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने अमाउंट्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एसेट क्या था? मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 30, पर मशीनरी क्या हो रही थी? देखो मशीनरी हमारी हो रही थी डेप्रिशिएट, कितने परसेंट से? 10% से। तो मशीनरी 30,000 की थी, बट लेस करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, 30,000 का 10% हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में निकाला था बेटा, 3,000 होता है, तो नेट मशीनरी की वैल्यू कितनी बच गई? 27,000 बच गई। ठीक है, वहीं आपके पास बेटा फर्नीचर था, तो फर्नीचर बताइए पुरानी बैलेंस शीट में कितना था? 12,000। तो नई में भी आप 12,000 ही लिखोगे, बट इनर कॉलम में, क्योंकि आपको अपने फर्नीचर को भी क्या करना था? डेप्रिशिएट, कितने परसेंट से? 7% से। तो बेटा अगर हम अपने फर्नीचर 12,000 का 7% अगर लेस करते हैं, माइनस रिवोल्यूशन अकाउंट लेस करते हैं, तो कितना आ रहा था? 840। और अगर 12,000 में से 840 अगर आप लेस करोगे तो ये आएगा 11,160। उसके बाद बेटा हमारे पास है स्टॉक, और स्टॉक था 22,000 का, पर जो हमारा स्टॉक था ना बेटा वो एप्रिशिएट हो रहा था 15% से। तो हम स्टॉक को लिखेंगे अपनी बैलेंस शीट में, बट इनर कॉलम में, और इसको प्लस कर देंगे क्योंकि हमारा स्टॉक बढ़ रहा था विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन। तो बताइए अगर आप अपना स्टॉक कितने परसेंट से बढ़ा रहे हो? 15% से। तो 22,000 का 15% ना आपने रिवोल्यूशन में निकाला हुआ है, सब आपने किया हुआ है बेटा रिवोल्यूशन में। 22,000 का 15% कितना होता है? 3300 रुपए। तो आपने क्या करा? स्टॉक लिखा 22,000, ठीक है, 22,000 का आपने स्टॉक लिखा इनर कॉलम में, और अपने स्टॉक को बढ़ा दिया कितने से? 3,300 से, क्योंकि 22,000 का 15% 3,300 ही होता है। तो आपने 3,300 से अपने स्टॉक को बढ़ाया, तो टोटल स्टॉक की वैल्यू आ गई 25,300। फिर उसके बाद बेटा आपके पास है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर आपके पास कितने थे? 20,000। ओरिजिनल तो 20,000 ही थे। ठीक है, ये तो आपके ना नेट थे। 1,000 के डेटर्स पे आपको शक था, उन डेटरों ने मना नहीं किया कि हम पैसे देने से मना करेंगे। कंपनी, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म को डाउट हो रहा है कि भाई शायद इतने डेटर फ्यूचर में क्या हो सकते हैं? बैड डेट, पैसे देने से मना कर सकते हैं, तो इसलिए
हमने आज ही प्रोविजन बना दिया था, यानी पुराने टाइम पे प्रोविजन बना दिया था, और अपने नेट डेटर्स कितने दिखा दिए थे 19, बट रियल डेटर्स तो 20,000 थे। तो पुरानी बैलेंस शीट में मेरे बच्चे हमने सन्डे डेटर्स ओरिजिनली 20,000 शो करे थे। ओरिजिनली नेट वहां पे भले ही 19 थे, बट ओरिजिनल तो 20 थे, तो हम यहाँ पर भी 20 ही लिखेंगे और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हम कहेंगे हमारा टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो चुका था, 1000। पहले तो 1000 था और हमें कितना करना था 1500, तो 500 रुपए से हमने अपना प्रोविजन और बढ़ाया था, तो टोटल प्रोविजन कितना हो चुका है 1500। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेटर में से लेस कर दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1500, तो मेरे जो नेट डेटर सब आएंगे वो आएंगे 18,500। चलो क्लियर हो गया, ये भी हमें समझ में आ गया। कैश अकाउंट जो हमारा है बेटा, कैश अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं हुए बेटा, क्योंकि यहाँ पे कैश में कुछ लेना देना नहीं हो रहा। हालांकि कैश में चेंज हो सकता था अगर हम जो कैपिटल एडजस्ट कर रहे थे वो करंट अकाउंट से ना कर कर अगर कैश से एडजस्ट करते। किससे एडजस्ट करते, कैश से, तो हमारे पास फिर कुछ कैश आता और कुछ कैश चला जाता, तो कैश में भी इम्पैक्ट हो सकता था। पर यहाँ पर अभी कैश में कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो जो कैश का पुराना बैलेंस है आगे भी सेम वही रहेगा। और क्योंकि बेटा एक्स की कैपिटल हमने एडजस्ट करी थी, एक्स को 7,500 का कैश लाना चाहिए था, बट करंट अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है, तो एक्स विल से कि ये जो कैपिटल मेरी बढ़ रही है 7,500 से, इसको आप मेरे करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दीजिए। तो इससे ना एक्स का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स के करंट अकाउंट से पैसे ले लिए जाएंगे, और अगर एक्स के करंट अकाउंट को नेगेटिव कर दिया जाएगा तो फ्यूचर में एक्स अपने करंट अकाउंट के पैसे को पे करेगा, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए एसेट होगा, तो देखो हमने एसेट साइड दिखाया, एक्स करंट अकाउंट 7,500। तो यही बात थी बेटा। अब आप इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने से पहले आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। बताइए रिवोल्यूशन में कितने आइटम्स है आपके पास, 5 आइटम्स है। ये तो बैलेंस था ना प्रॉफिट, इसको नहीं गिनते, जो भी आपकी एडजस्टमेंट थी उनको गिनते हैं। तो टोटल मिला के कितनी एडजस्टमेंट थी, 5। देखो पांचों की पांचों एडजस्टमेंट आपने अपनी बैलेंस शीट में करी होगी। तो एक फ्री होल्ड में, एक मशीनरी में, एक फर्नीचर में, एक स्टॉक में, और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना पहले 1000 रुपीज का था पुरानी बैलेंस शीट में, पर 500 रुपए से आपने और बढ़ाया था, याद है ना। तो रिवैल्यूएशन में आपने 500 रुपए का नुकसान भी दिखाया था, देखो, क्योंकि आपका प्रोविजन बढ़ रहा था, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही थी। बट नाउ जब आप बैलेंस शीट में प्रोविजन को शो करोगे आप, तो टोटल शो करोगे, क्योंकि बैलेंस शीट ना ओवरऑल पोजीशन शो करती। तो ओवरऑल कितना प्रोविजन हो चुका है, 1500। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। सर ये प्रोविजन अगर हम लायबिलिटी साइड लिखते तो भी कुछ नहीं बेटा, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, आप इसको लायबिलिटी साइड लिखो तो भी आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच करेगी। पर तब बैलेंस शीट का टोटल थोड़ा सा चेंज होगा, पर मैच करेगा और बिल्कुल करेक्ट है वो भी, उसमें भी कोई मार्क्स आपके काटे नहीं जाएंगे। पर देखो एनसीईआरटी और सीबीएसई ज्यादातर क्या करता है, या जो भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका अल्टरनेटिव मेथड ही होता है कि अगर कोई प्रोविजन, कोई लायबिलिटी किसी एसेट से बिलोंग करती है तो वो उसे उसी एसेट से लेस कर देते हैं। तो हमने भी वही कर दिया है यहाँ पर। बाकी अगर कोई बच्चा अगर प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखाना चाहता है तो वो दिखा सकता है, ठीक है बेटा। अब अगर हम टोटल करते हैं, देखो हमने रिवोल्यूशन के सारे इम्पैक्ट यहाँ पे ले लिए, सब कुछ कर दिया, तो अब हमने छोड़ा कुछ भी नहीं है। जो करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, वो भी हमने करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया, तो कुछ छोड़ा नहीं है बेटा हमने। तो अगर अब हम टोटल करते हैं ना, तो हमारा बोथ साइड टोटल आता है बेटा एसेट्स और लायबिलिटी का 1,44,460। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो गई। इट मीन्स कि यहाँ पर हमने कुछ भी गलत नहीं किया। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, हाँ हाँ आती है, ठीक है। तो लो, आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, ठीक है बेटा। फिर भी देखो ये क्वेश्चन मैंने अपने लेवल पे तो कराने की पूरी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ, रिपीटेड मोड में डालता रहता हूँ बेटा, कि जिससे कि कोई बच्चा कंसेप्ट को भूले ना, ठीक है। बट अगर किसी के फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेटा आप नेक्स्ट क्लास में डाउट अपने पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को राइट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे दिए हुए नंबर पे भी आप मुझे कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपके आंसर्स का रिप्लाई करने का पूरा पूरा, बोलते ना, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और बेटा लास्ट में जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर्स करें, जिससे कि उन बच्चों के भी कंसेप्ट स्ट्रांग हो पाए जो बच्चे अकाउंट्स में एक अच्छी नॉलेज ग्रैब करना चाहते हैं, ठीक है। आपके चेहरों पे खुशी देखकर और तमाम उन बच्चों के चेहरों पे खुशी देखकर
जिनको आपने ये वीडियो शेयर करी है, कहीं ना कहीं बेटा मुझे भी ऐसा फील होगा कि जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने थोड़ा बहुत भी हार्ड वर्क किया, वो सक्सेस होगी। ठीक है, सो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सयोनारा, एक नए केस के साथ, जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 3 होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सयोनारा।